हेलो फ्रेंड, ट्रिक टू लर्न क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं रसायन विज्ञान में जो आपका पहला चैप्टर था द्रव व अवस्थाएं, उसका पार्ट 2 लेके आया हूँ। ठीक है, इससे पहले मैंने पार्ट 1 बनाया है। अगर आपने वो पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ उस वीडियो को देखिए, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके बाद आज हम लोग पार्ट 2 लेके आए हैं। अब पार्ट 2 जो है, देखिए पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था द्रव की अवस्थाओं के अंतर का रूपांतरण, यानी कि द्रव की अवस्थाओं में अंतर जो होता है ना, उसका रूपांतरण कैसे करते हैं। तो इसके बारे में कहते हैं कि मैंने किसको क्या क्या कहा जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जब द्रव आपका गैस में बदलता है तो किस क्रिया के द्वारा बदलेगा, तो वाष्पन की क्रिया के द्वारा क्या होगा, द्रव जो है गैस में बदलेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हो ना, सूर्य का जो प्रकाश पड़ता है जल वगैरह पे, तो क्या होता है कि जो जल जो होता है वो भाप बन के ऊपर की तरफ उठता है। चाहे आप लोग पानी गर्म करते हैं तो वो भाप बन के ऊपर की तरफ उठता है। इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। ठीक है, जबकि वो गैस तो भाई भाप जो है वो ऊपर उठ गया, और जब ऊपर उठेगा तो जैसे जैसे वो ऊंचाई पे जाता है तो क्या होता है कि वो धीरे धीरे ठंडा होता है। और जब ठंडा होता है ना तो जल की बूंदें जो होती है वो आपस में जुड़ना शुरू करती हैं। और जब जल की बूंदें आपस में जुड़ना शुरू करती हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं संघनन। क्या कहते हैं, संघनन। देखिए, अगर आप पानी गर्म कर रहे हैं ना, तो जब आप गैस पे आप पानी गर्म कर रहे हैं तो देखे होंगे कि भाप बन के ऊपर उठ रहा है। उसके ऊपर आप क्या कीजिए, एक प्लेट लगा दीजिए। जब प्लेट लगा देंगे ना तो क्या होता है कि भाप उस पर जम जाता है। और जब प्लेट हटा के कहीं किनारे करेंगे ना तो धीरे धीरे वो क्या होता है कि जल की बूंदें एक पास इकट्ठा होकर चूने लगती हैं। होता है कि नहीं होता है। तो देखिए वही होता है कि जब द्रव जो है वो आपका गैस में बदल जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। जबकि गैस जो है वो द्रव में बदलता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। ठीक है, देखिएगा, जब तक किसी भी बादल में आर्द्रता 80% नहीं हो जाती है तब तक उस बादल में संघनन की क्रिया नहीं होती है, और जब तक संघनन की क्रिया नहीं हुई तब तक वो बादल बरसेगा नहीं। आप लोग कहावत सुना ना, जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो भैया जब तक आर्द्रता 80% नहीं हो जाएगी तब तक संघनन की क्रिया नहीं होगी। जब संघनन की क्रिया नहीं होगी तो वो बादल बरसेगा नहीं। ठीक है, अब देखिए, गैस का ठोस में परिवर्तन को हम लोग कहते हैं निक्षेपण। गैस का ठोस में परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। जबकि ठोस का गैस में परिवर्तन को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग जो है भगवान जी की पूजा वगैरह करते हैं तो कपूर जलाते हैं, तो कपूर क्या है, ठोस है, लेकिन जब उसको जलाते हैं तो वो सीधे क्या होता है, गैस के रूप में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो जब ठोस आपका गैस में बदलता है तो उसको क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, द्रव को ठोस में बदलते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हिमीकरण, यानी कि बर्फ। हिमीकरण, हिम मतलब क्या होता है, बर्फ। यानी कि जब द्रव आपका ठोस में बदला तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, हिमीकरण कहते हैं। और जब ठोस जो है उसको हम लोग गर्म करते हैं तो वो पिघलता है। तो जब ठोस पिघलता है, द्रव में बदलता है, तो उसको क्या कहते हैं, पिघलना कहते हैं। क्या कहते हैं, पिघलना कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने इस चीज़ को पढ़ लिया था। अब इसके आगे अब हम लोग को कंटिन्यू करना। अब देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है कि पदार्थ की अवस्थाएं दाब और तापमान द्वारा तय है। देखिएगा, पदार्थ की अवस्थाओं में केवल तापमान का ही रोल नहीं है, दाब का भी काफ़ी रोल होता है। जो प्रेशर होता है ना, उसका भी काफ़ी रोल होता है। ये नहीं होता है कि तापमान से ही उसकी अवस्था को हम बदल सकते हैं, ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में बदल सकते हैं, नहीं, उस पर दाब का भी, प्रेशर का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, फिर मैंने अगला पॉइंट क्या लिखा है कि ठोस पदार्थ को गर्म करने पर उनके अणुओं के बीच की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। देखिए, अब आप लोग के दिमाग में सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या होता है कि किसी भी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं, जैसे मान लीजिए आपका बर्फ़ ले लीजिए, ठीक है, चाहे कोई भी ऐसा ठोस पदार्थ ले लीजिए, उसको गर्म करते हैं तो वो क्या होता है, द्रव में बदलता है। द्रव के बाद वो क्या हो जाता है, गैस में बदल जाता है। तो आप सोचते हो कि यार ऐसा क्यों होता है। तो होता क्या है कि जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं ना तो उनके अणुओं के बीच की जो गतिज ऊर्जा होती है वो बढ़ जाती है। पहले क्या था, ठोस पदार्थ थे तो जो अणु थे वो पास पास थे, वो क्या होने लगे, दूर दूर होने लगे। और जब दूर दूर होने लगे ना तब वो ठोस पदार्थ क्या होता है, द्रव में बदल जाता है। ठीक है, पास पास है तो ठोस में है, दूर दूर हो गया तो वो द्रव में बदल जाता है। और जब इतना दूर दूर हो जाए कि वो स्वतंत्र हो जाए, जब किसी अणु, जो किसी भी ठोस पदार्थ के अणु जब थोड़ा सा दूर होंगे तो वो द्रव में बदलेगा। और जब इतना ज़्यादा दूर हो जाए कि वो अणु स्वतंत्र हो जाए तब वो किस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। तो इस चीज़ को हम लोग को ध्यान देना है। ठीक है, अब देखिए,
जब केमिस्ट्री आप पढ़ते हैं ना, तो केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे शब्द आते हैं जिनको आप लोग बड़ा कन्फ्यूज है। जैसे आपका क्वथनांक क्या होता है, चाहे द्रवण या द्रवणांक क्या होता है। तो आज हम लोग इन शब्दों के बारे में बताएंगे, ठीक है। देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब देखिए आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, चाहे कहीं ना कहीं आप लोग कोचिंग वगैरह भी पढ़ते हो, चाहे आप यूट्यूब पे पढ़ते हो, तो वहाँ आप लोग क्या करते हैं ना कि आपको जो है हिस्ट्री पढ़ा देंगे, संविधान पढ़ा देंगे, ज्योग्राफी पढ़ा देंगे, लेकिन साइंस का जो पोर्शन है ना वो सिस्टमेटिक तरीके से नहीं पढ़ाया जाता। चाहे आप कोचिंग में पढ़ लो, चाहे आप कहीं भी ऐसे पढ़ लो, बेसिकली केवल कोरम पूरा करके वो छोड़ देते हैं। लेकिन इधर जो आपके एग्ज़ाम हो रहा है ना, उसमें देखिएगा साइंस का बहुत बड़ा रोल है। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो ना, साइंस से हमेशा उसमें क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको हमारे चैनल पर साइंस का चैप्टर वाइज मिलेगा, और मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आप अच्छे से पढ़ ले, उसको अपना नोट्स बना ले, तैयार कर ले, तो आप कोई भी पेपर देंगे ना, अगर उसमें साइंस का क्वेश्चन आ रहा है, अगर 10 ही क्वेश्चन आ रहा है ना, तो वो आपका पढ़ा हुआ होगा, आपके पढ़े हुए से बाहर कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग को शुरू करना, क्या करना है कि क्वथनांक। देखिए क्वथनांक क्या होता है, अगर ऐसे देखें ना क्वथनांक बड़ा कठिन है, लेकिन जब इंग्लिश देखेंगे ना, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है कि वह तापमान जिस पे कोई वस्तु उबलने लगे। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है कि वह तापमान कि जिस पे कोई वस्तु क्या हो जाए, उबलने लगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट ऐसे कह रहे हैं तो बड़ा आसान है, लेकिन हिंदी में दे देंगे क्वथनांक तो बड़ा कन्फ्यूजन है। अरे यार ये क्वथनांक क्या होता है, तो क्वथनांक कुछ नहीं होता भाई, कंफ्यूज मत हो। क्वथनांक को क्या कहते हैं हम लोग, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है कि वह ताप जिस पर द्रव उबलने लगे उसे क्वथनांक कहते हैं। वह ताप जिस पे द्रव क्या होने लगे, उबलने लगे। जैसे मान लीजिए जल है, जल हमने लिया तो क्या हो गया, जब उसका तापमान धीरे धीरे होता है, द्रव आपका गर्म होता है, तो एक समय आता है तो क्या होता है, उबलने लगता है कि नहीं है, उबलने लगता है। उसके बाद क्या होता है, वो क्या होता है, वाष्प में बदल जाता है कि नहीं है। तो वो कह रहा है कि वह ताप जिस पर द्रव उबलने लगे उससे क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं, या इंग्लिश में क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे, ठीक है। जल के लिए यह तापमान 373 यानी कि केल्विन पैमाने में 373 होता है, और सेल्सियस में कितना होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है द्रवण। द्रवण को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं पिघलना। द्रवण को इंग्लिश में फ्यूजन कहते हैं, जबकि पिघलना क्या कहते हैं, मेल्टिंग। क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहा जाता है। तो अब हमको देखना है कि द्रवण क्या होता है। तो देखिए क्या लिखा है कि ठोस को गर्म करने पर उसका द्रव में बदलने की क्रिया को द्रवण या पिघलना कहते हैं। यानी कि हमने क्या किया, ठोस को जब गर्म किया तो जो भाई ठोस है धीरे धीरे वो द्रव में बदलेगा, तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, द्रवण कहते हैं। और जिस तापमान पर ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है, ध्यान दीजिएगा, जिस तापमान पर, देखिए यहाँ पे तापमान की बात कर रहा है, क्रिया है तो द्रवण, और तापमान आ गया तो द्रवणांक, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि और जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है उसे द्रवणांक या गलनांक कहते हैं, ठीक है। जिस तापमान पर, जैसे मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस पे आपका क्या हो जाए, जो आपका बर्फ़ है वो धीरे धीरे द्रव में बदल जाए, तो उस 20 डिग्री सेल्सियस को क्या कहेंगे, गलनांक या द्रवणांक कहेंगे। इंग्लिश में कहा जाता है मेल्टिंग पॉइंट। तो देखो शब्द, देखिए केमिस्ट्री के शब्द ऐसे हैं ना कि थोड़ा हिंदी में कठिन होता है, तो आप लोग बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे यार बड़ा कठिन है। कठिन कुछ नहीं है। क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट, द्रवण मतलब क्या होता है, मेल्टिंग यानी कि पिघलना, द्रवणांक मतलब वह तापमान जिस पे क्या हो जाए, द्रव पिघल जाए, उसको क्या कहते हैं, द्रवणांक कहते हैं। और द्रव ठोस पदार्थ को पिघलने की क्रिया को द्रवण कहते हैं, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, क्लियर रहिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है पदार्थ और द्रवणांक, जैसे बर्फ जो है उसका द्रवणांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस, इसके बाद जो होता है वो क्या हो जाता है कि आपका पिघलना शुरू हो जाता है, ठीक है। जैसे घी का द्रवणांक कितना है, 28 से 33 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद से जो घी होता है ना, देखिए अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जाड़े में जो आपका घी होता है, गर्मी में घी होता है ना, आगे जमता है, फिर आपका क्या होता है, धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाता है। यानी कि तापमान जब बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, घी आपका पिघलना शुरू। जैसे मोम जो होता है इसका द्रवणांक कितना है, तो 61 डिग्री सेल्सियस से 64 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद वो क्या होता है, पिघलना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब देखिए नीचे मैंने एक पॉइंट क्या लिखा है कि
पिघलते समय जब तक पूरा का पूरा ठोस पदार्थ द्रव में नहीं बदल जाता है तब तक तापमान स्थिर रहता है। देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जब कोई वस्तु पिघलती है तो क्या तापमान पर उसके क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब तक वह वस्तु पूरी तरह से ना पिघल जाए तब तक उसका तापमान क्या होता है, स्थिर रहता है। जितने डिग्री सेल्सियस पे वो पिघलना होगा उतने डिग्री पे वो क्या होगा, पिघल जाएगा जब तक। ठीक है, तो ये आपके दिमाग में रहना चाहिए कि जब तक कोई भी ठोस पदार्थ पूर्ण रूप से द्रव में नहीं बदल जाता तब तक उसका तापमान क्या होता है, स्थिर रहता है। ठीक है, क्लियर हो गया ना। देखिए नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा है कि अशुद्धियों के, यानी कि अगर कोई भी ठोस पदार्थ है उसमें अशुद्धियां आ जाए, अशुद्धियों के उपस्थित रहने पर पदार्थ का द्रवणांक कम हो जाता है। यानी कि किसी पदार्थ में अशुद्धियां आ जाए तो जो उसका द्रवणांक होता है ना, जो पिघलना होता है ना, द्रवणांक का मतलब क्या होता है कि वह तापमान जिस पे कोई वस्तु पिघल जाए तो पिघलना होता है ना, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, बर्फ़ को पिघलने के लिए क्या करते हैं, उसमें नमक डाल देते हैं, है कि नहीं। तो उससे क्या होता है कि यदि उसमें थोड़ा नमक मिला दिया जाए तो उसका द्रवणांक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी कि तापमान में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो तापमान कम हो जाएगा। तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखिए जब बर्फ़ डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका द्रवणांक घट जाएगा। जैसे सामान्य अवस्था पे बर्फ़ का द्रवणांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन यही जब अशुद्धियाँ आ जाएंगी तो उसका द्रवणांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक पॉइंट और लिखा है कि निम्न ताप प्राप्त करने के लिए नमक और बर्फ के मिश्रण को हिम मिश्रण कहते हैं। देखिए कई बार आपके एग्जाम में पूछता है कि हिम मिश्रण क्या होता है, तो नमक और बर्फ के मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, हिम मिश्रण। देखिए कई बार आपके एग्जाम में ये पूछा गया कि हिम मिश्रण होता क्या है, तो नमक और बर्फ के मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, हिम मिश्रण कहते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि द्रव्य के पिघलने पर यदि उसका आयतन घटता है, आयतन जानते हैं ना, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है आयतन। अगर यदि उसका आयतन घटता है तो उसे द्रव्य पर दाब डालने पर उसका द्रवणांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी कि ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी पदार्थ है, अगर वो पिघल रहा है, कोई भी पदार्थ है तो वो पिघल रहा है, तो जब पिघलेगा तो उसका आयतन तो कम होगा ही, सीधी सी बात है भाई। बर्फ है, उसका पिघलेगा तो उसका आयतन तो कम होगा ही, तो आयतन कम होगा तो क्या होगा कि उसका द्रवणांक भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, आयतन कम होगा तो क्या हो जाएगा, उसका द्रवणांक भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यही दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, और यही जब कोई बर्फ है, कोई पदार्थ है वो पिघल रहा है और उसका आयतन अगर बढ़ जाए तब क्या होगा, तो उसका द्रव्यरांक भी बढ़ जाएगा। यानी कि देखिए यहाँ पे सेम रिलेशन है, अपोजिट रिलेशन नहीं है। अगर कोई द्रव्य है, कोई पदार्थ है वो पिघल रहा है तो उसका आयतन घट रहा है तो उसका द्रव्यरांक भी घट जाएगा। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट भी आपका हो जाएगा, द्रव्यरांक भी घट जाएगा। अगर उसका आयतन बढ़ रहा है तो उसका द्रव्यरांक जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर वाला क्या कह रहा है कि द्रव्य के पिघलने पर यदि उसका आयतन घटता है तो उस पर द्रव्य पर दाब डालने पर उसका द्रव्यणांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जैसे बर्फ, जैसे क्या है, बर्फ। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि इसके विपरीत द्रव्य के पिघलने पर यदि उसके आयतन में वृद्धि होती है, पिघलने पर यदि उसके आयतन में वृद्धि होती है और हम उस पर दाब डालें, यानी कि प्रेशर डालें। देखिए प्रेशर का मैंने कहा था, प्रेशर का बड़ा प्रभाव होता है, दाब डालें तब क्या हो जाएगा, द्रव्यणांक भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे मोम में क्या, पैराफिन। देखिएगा आप लोग अक्सर देखेंगे पैराफिन, मोम, आप लोग दाढ़ी बनाने जाते होंगे तो वहाँ पर देखिएगा एक जमा हुआ फिटकरी टाइप का होता है। ठीक है, वो आपका मोम पैराफिन होता है जो सॉफ्ट करने के लिए होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा थोड़ा सा। आप लोग ना हो तो आप गूगल पे भी देख सकते हैं कि पैराफिन होता क्या है। ठीक, अब देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि एलपीजी का देखिए कई बार पूरा नाम पूछता है, तो एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो ठीक है, तो एलपीजी सिलेंडर को अत्यधिक दाब पर संपीड़ित द्रव अवस्था में रखा जाता है। कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो आपका एलपीजी है उसको किस अवस्था में रखा जाता है, तो देखिए उच्च दाब पर संपीड़ित द्रव अवस्था में क्या किया जाता है, रखा जाता है। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है कि शुष्क बर्फ किसको कहते हैं।
यानी कि ड्राई आइस क्या होता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना CO2, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना उसको हम लोग शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में ना आपको मैं द्रव्यों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो देखिए मैंने एक चित्र बनाया है, चित्र क्या कह रहा है कि द्रव्यों का वर्गीकरण। और द्रव्यों को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। द्रव्य क्या होता है भाई, द्रव्य मैंने क्या बताया था, देखिए द्रव्य मैंने बताया था ना कि इस ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु है जिसमें क्या हो, भार हो और जो स्थान घेरता हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। तो द्रव्य के वर्गीकरण की बात कर रहे हैं तो द्रव्य को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक होता है शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ को कहते हैं प्योर सब्सटेंस। दूसरा होता है मिश्रण यानी कि मिक्सचर। फिर मैंने यहाँ पे लिखा है देखिए कि शुद्ध पदार्थ होता है ना इसको दो भागों में बांटते हैं, तत्व और यौगिक यानी कि एलिमेंट और कंपाउंड। जबकि मिश्रण होता है इसको भी दो भागों में बांटते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण यानी कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको देखिए लिखा है कि देखिए जो आपका तत्व होता है ना इसको हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। एक होता है धातु, ठीक है, दूसरा होता है अधातु और तीसरा होता है उपधातु। जबकि यौगिक को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक होता है कार्बनिक और दूसरा होता है अकार्बनिक। तो नेक्स्ट वीडियो में इन सब का मैं डिटेल पढ़ाऊंगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि देखिए हमारे चैनल पे ना हर चीज़ चैप्टर वाइज और कॉन्सेप्ट में पढ़ाया जाता है। जहां पे ट्रिक यूज करना होगा, याद करने का तरीका होगा, मैं आपको डेफिनेटली याद करने का तरीका भी बताऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा, ताकि जीएस आपको कभी भी कठिन ना लगे और आप कोई भी एग्जाम दो उसमें आसानी से आपका क्या हो जाए, जीएस तैयार हो जाए। देखिए अगर आप मेरे सारे वीडियो को देखते हैं, सारे वीडियो से आप कुछ अपना नोट्स बनाते हैं, तो मैं 100% गारंटी लेता हूं कि किसी भी परीक्षा में इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें और लाभ उठा सकें। थैंक यू।